नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ पूजा सचदेवा। इंडस वाटर ट्रीटी यानी कि सिंधु जल समझौता, जिसको लेकर भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया और फैसला ये है कि ये पाकिस्तान पर एक बहुत बड़ी वाटर सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में देखा जा रहा है। यानी कि अब इस समझौते के तहत पाकिस्तान को पानी नहीं मिलेगा, पाकिस्तान बूंद बूंद के लिए तरसेगा, ये कहा जा रहा है। लेकिन क्या ऐसा रातों रात हो जाएगा या फिर इसको इंप्लीमेंट करने में कितना समय लगेगा, क्या चुनौतियां सामने आ सकती हैं, और इस वाटर स्ट्राइक के अलावा क्या और स्ट्राइक करने की तैयारी में है भारत सरकार? ये सब सवालों के जवाब आपको इस पॉडकास्ट में मिलेंगे। मेरे साथ मौजूद है मेरे वरिष्ठ सहयोगी अंकुर त्यागी। अंकुर जी, सबसे पहले यही समझना चाहेंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ा सवाल जो सबके मन में इन दिनों है कि इस सिंधु जल समझौते के जरिए पाकिस्तान पर असर कब से दिखने लगेगा, कब हम देखेंगे कि पाकिस्तान बूंद बूंद के लिए तरस रहा है? देखिए, जब इंडस वाटर ट्रीटी से इंडिया ने कहा कि हम इससे अलग हो, मतलब अभी ये सस्पेंशन के मोड में है और हम इससे अलग भी हो सकते हैं, बेसिकली संकेत यही है। तो अब क्या ऑप्शन है भारत के पास, अब आगे क्या है? बेसिकली आपको समझना होगा कि ये 6 रिवर हैं। ईस्टर्न रिवर्स में आती है रावी, ब्यास, सतलज, और जो वेस्टर्न रिवर हैं उसमें इंडस, झेलम और चिनाब। तो बेसिकली इसका 30% जो पानी है सिंधु का वो इंडिया यूज़ करता है, 70% पाकिस्तान जाता है जी। तो पाकिस्तान में सिंधु को ये माना जाता है कि पंजाब से होते हुए, सिंध होते हुए, क्रीक से होते हुए ये पूरा जो पाकिस्तान की प्यास है वो बुझाती है। खेती जो होती है पंजाब में, जो पाकिस्तानी पंजाब है, वो काफ़ी, वहाँ पे इरिगेशन जितना होता है वो भी इस नदी के पानी से होता है। तो पाकिस्तान की लाइफ लाइन है ये। तो बात ये होती है कि आज़ादी के बाद 1947 के बाद पाकिस्तान ने और भारत के बीच में जो रिश्ते थे वो उतार चढ़ाव भरे थे। हाँ। तो जनरल अयूब, बेसिकली वहाँ पे एक तानाशाह थे पाकिस्तान के, वो राष्ट्रपति बने थे। तो जनरल अयूब ने पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के प्रधानमंत्री थे, उनको एक चिट्ठी लिखी और कहा कि हम सिंधु के पानी को लेके जो इंडस वाटर ट्रीटी है, एक ट्रीटी करना चाहते हैं, और बाकी हमारे बीच में जितने भी मसले हैं, चाहे वो कश्मीर का है, हम उनको भी सोल्व करना चाहते हैं। तो उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू को लगा कि शायद जो अयूब खान है, अगर हम समझौता करेंगे पाकिस्तान के साथ तो हो सकता है कि हमारी बातचीत भी अच्छी हो और भी मसले हमारे हल हो जाए। लेकिन पाकिस्तान ने 1960 में जनरल अयूब के बीच में और प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बीच में समझौता होता है, एक ट्रीटी होती है। इस ट्रीटी में ये होता है कि कोई भी इस ट्रीटी से यूनिलेटरल बाहर नहीं निकल सकता, इसमें वर्ल्ड बैंक एक थर्ड पार्टी रहेगी। उसके बाद होता क्या है कि ट्रीटी तो हो गई, लेकिन जो कश्मीर का मसला है वो बिल्कुल ज्यों का त्यों रहता है। और 1965 में वही जनरल अयूब जो 1960 में समझौता करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ, 1965 में वो हमला कर देते हैं भारत के ऊपर, यानी कि 1965 की जंग शुरू हो जाती है। तो आप ये समझिए कि ट्रीटी के 5 साल बाद ही पाकिस्तान ने जंग छेड़ दी थी। तो पाकिस्तान इस ट्रीटी को लेके कभी भी सीरियस नहीं रहा है। पानी उसको चाहिए, 70% पानी जरूर चाहिए उसे, पंजाब के लिए भी चाहिए, सिंध के लिए भी चाहिए, लेकिन एक ऐसे गुड नेबर, एज ए अच्छे पड़ोसी, उसके जो दायित्व हैं, जो उसके कर्तव्य हैं, वो कभी वो पूरा करने की कोशिश ही नहीं की। लेकिन अंकुर जी, एज अ गुड नेबर हिंदुस्तान ने क्या किया? 3 इतने बड़े बड़े युद्ध हो गए, लेकिन बावजूद इसके इस ट्रीटी को नहीं रोका, कभी नहीं रोका हिंदुस्तान बिल्कुल ने। लेकिन मुझे एक कानूनी दाव पेच इसमें समझना है। जैसा कि आपने कहा कि ये ट्रीटी साइन हो गई, अब इस ट्रीटी में कोई एंड डेट तो थी नहीं कि आप इस तारीख तक आपको इस ट्रीटी को फॉलो करना है। तो कानूनी दाव पेच क्या कहते हैं? क्या दोनों देशों की सहमति होनी जरूरी है, या जिस तरीके से हिंदुस्तान ने कहा कि हम इस ट्रीटी को सस्पेंड करते हैं और सस्पेंड हो गई? देखिए, इंटरनेट ये सस्पेंड तो हो गई, लेकिन अब सवाल ये है कि भारत ने निकलने का ऐलान नहीं किया है, लेकिन अब इसका कोई महत्व नहीं रह जाएगा। अगर भारत चाहेगा कि हम इंडस वाटर ट्रीटी को इनफेक्टिव कर दें, यानी कि इसका असर ही खत्म हो जाए, तो वो कर सकता है। ठीक। तो एक तो चीज़ ये, पाकिस्तान इसको जरूर चैलेंज कर सकता है इंटरनेशनल कोर्ट में, वहाँ पे इंटरनेशनल कोर्ट में चैलेंज कर सकता है, लेकिन ऐसे सैकड़ों मामले हैं जो पूरी दुनिया में इस तरह चलते हैं। भारत ने जो चिट्ठी लिखी है, कल एक वो चिट्ठी मीडिया में सामने आई थी, उन्होंने बेसिकली वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट है भारत का, उसने पाकिस्तान को फॉर्मली इन्फॉर्म किया है और उस चिट्ठी में खास तौर पे लिखा है कि आप आतंकवाद को लेके, यानी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को लेके
आप बिल्कुल आपकी पॉलिसी बन चुकी है और आप भारत में दहशतगर्दी फैला रहे हैं, इसलिए हम अपनी सिक्योरिटी को देखते हुए इस ट्रीटी को एट अबेंस कर रहे हैं, यानी कि हम इस सिक्योरिटी को सस्पेंड कर रहे हैं। जी। तो इस ट्रीटी को हाँ। हाँ जी। तो ये जब ये सब हुआ तो अब ये मान के चलें कि पाकिस्तान हो हल्ला मचाएगा, इंटरनेशनल कोर्ट भी जा सकता है, लेकिन सवाल ये है लेकिन कि उसके हो हल्ले का असर क्या होगा? असर कुछ होने वाला नहीं है। अगर भारत ये फैसला कर लेगा कि हमें इस ट्रीटी को बिल्कुल नल एंड वॉइड करना है, जिसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा, तो वो होके रहेगा। ठीक है। उसके लिए कोई डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है अंकुर जी, एक सवाल जो मुझे लगता है कि इस वक्त जो भी हमें देख रहे हैं हर किसी के मन में होगा कि भाई आप इस ट्रीटी को अगर रोक रहे हैं तो फिर ये जो इतना सारा पानी है ये कहाँ जाएगा? क्योंकि हमें डैम्स की जरूरत होगी, जलाशयों की जरूरत होगी, रातों रात तो ये प्रक्रिया हो नहीं सकती। तो कहीं ऐसा ना हो कि हिंदुस्तान में बाढ़ जैसे हालात हो जाएं, क्या करेगी सरकार? बेसिकली सिंधु जब निकलती है लद्दाख से तो डैम चेक एक जगह है वहाँ पे, तो अगर हमें इसे रोकना है तो कहीं ना कहीं बांध तो बनाने पड़ेंगे। हाँ। और वो बांध कहाँ बनेंगे? वो बांध वहाँ से बनेंगे जहाँ से ओरिजिन है सिंधु का। तो जो डैम चेक है जो तिब्बत से बेसिकली ओरिजिन है, तो वहाँ उस इलाके में हमें डैम बनाने पड़ेंगे। उसके बाद जब ये नीचे आती है नदी, इसमें कुछ और ट्रिब्यूटरीज होती हैं जो सहायक नदियाँ वो भी मिलती हैं, वहाँ पे भी डैम बना सकते हैं। तो लेकिन ये सवाल ये है कि इतना डैम ऊंचाई पे बनाना काफ़ी टाइम लग सकता है उसमें, और काफ़ी रिस्की भी है। हाँ। दूसरा पॉइंट ये है कि छोटी छोटी कैनाल से पानी को डाइवर्ट किया जा सकता है, या पानी इतना कम कर दिया जाए। आप इसे बंद करने की बात ना कहें कि हम इसे बिल्कुल बंद कर दें, आप छोटी छोटी कैनाल से पानी निकाल के उसको डाइवर्ट कर सकते हैं हिमाचल में, उसको डाइवर्ट कर सकते हैं पंजाब में और कश्मीर में। तो वो आप कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। तो लेकिन ये पूरा प्रोसेस जो डाइवर्जन का है, पानी के डाइवर्जन का है, इसमें समय लगेगा और इसमें पैसा भी लगेगा। दोनों चीज़ें हैं। हालांकि दोनों कैपेबिलिटीज़ इंडिया के पास है, क्योंकि हमने श्रीनगर में और बाकी जगह भी जितने भी अब हाइड्रो प्रोजेक्ट चल रहे हैं तो वो पूरी मतलब हम पहाड़ों पे चल रहे हैं, तो वो कोई इशू नहीं है, बट इट विल टेक टाइम। उससे पहले भारत क्या कर सकता है कि जो पानी 70% हम उनको दे रहे थे, उसकी मात्रा फौरी तौर पे कम की जा सकती है, चाहे वो 10% हो चाहे वो 20% हो। ठीक है। तो ऐसा भी किया जा सकता है। ठीक है अंकुर जी, देखिए अब पाकिस्तान पर इसका असर कब से दिखने लगेगा? एक सवाल ये भी है, क्योंकि जैसा कि हम कह रहे हैं कि एक बहुत लंबा प्रोसेस है, इसमें समय लगता है, लेकिन कब ऐसा होगा कि हम देखेंगे कि पाकिस्तान में पानी की वजह से दिक्कत हो रही है, लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, क्योंकि अब लोगों को तभी सुकून मिलेगा? अंकुर जी नहीं, देखिए बात अभी पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसको सोचना चाहिए कि हम अपने पड़ोसी के साथ सही तरीके से रहें, हम ऐसे हालात पैदा ना करें कि जो दोनों देशों के बीच में तनाव जैसे संबंध हो। अब आप देखिए जिस तरह का एस्केलेशन हुआ है, अनफॉर्चुनेट है, बेकसूर लोगों को मारा गया, उनके माथे में गोली मारी गई जिनका कोई कसूर भी नहीं था। तो उसके बाद तो यही होना है, उसके बाद एस्केलेशन होगा, दोनों देशों के बीच में एग्रेशन होगा और फिर कुछ ऐसे फैसले लिए जाएंगे जिसका खामियाजा उन लोगों को भुगतना पड़ेगा जो शायद इसमें मुलव्विस नहीं है। मैं चाहे पाकिस्तान की जनता की बात करूं, हो सकता है कि कुछ लोग पाकिस्तान की जो आर्मी है, सरकार है, उनके इन करतूत पर इत्तेफाक भी ना रखते हो, बट दे हैव टू पे द प्राइस। अब उनको भी इस पर प्राइस पे करना पड़ेगा। देखिए पूरा सिंधु की नदी की जो मैंने बात की, मैंने पहले भी बताया कि लाइफ लाइन माना जाता है। और पाकिस्तान ने भी कल जब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की विदेश मंत्रालय ने, तो उसने भी यही बात की कि अगर आपने पानी रोका तो हम लड़ाई कर देंगे। इवन पाकिस्तान ने धमकी दी लड़ाई की। तो इसका मतलब यही है कि अब पाकिस्तान को अगर पानी रोका जाता है तो पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए बड़े मुश्किल हालात पैदा होने वाले हैं। अच्छा, पाकिस्तान ये कह रहा है कि अगर पानी रोका तो लड़ाई कर देंगे। इसके अलावा एक बयान जो मैं कल से सुन रही हूँ कि पाकिस्तान के राजनयिक रह चुके हैं, उनकी तरफ से कहा जा रहा है, मतलब वो ये बात एक्सेप्ट कर रहे हैं कि अगर पाकिस्तान हिंदुस्तान से लड़ेगा तो आपकी तैयारी क्या है, क्योंकि हिंदुस्तान की जो सेना है वो आपसे दोगुनी है, हथियार उनके पास ज्यादा। तो ऐसे में बार बार वो जो गीदड़ भपकी दी जाती है वो दी जाती है न्यूक्लियर अटैक की, हम न्यूक्लियर अटैक कर सकते हैं, यानी कि बार बार न्यूक्लियर अटैक को अंडरलाइन करते हुए वो नजर आ रहे हैं। बेसिकली पाकिस्तान को लगता है कि न्यूक्लियर अटैक करना बहुत आसान है और बच्चों का खेल है। और चलिए पाकिस्तान ने सपोज करें, मैं मानता भी हूँ कि 1 या 2 बम गिरा भी दिए इंडिया के ऊपर, तो उसके बाद तो इंडिया तो उससे दुगना है,
तो इंडिया फिर 2 की बजाय 10 बम गिराएगा, फिर क्या पाकिस्तान का नक्शा बचेगा? तो ये मूर्खों जैसी बातें करना कि हमारे पास एटम बम है। सवाल ये है कि ये नौबत आती क्यों है? सवाल ये है कि आप कन्वेंशनल वॉर पे भरोसा करें ना। आपको लगता है कि आपको लड़ाई ही करनी है, आप जंग चाहते हैं, आप 2 कौमी नज़रिया पेश करते हैं आपके आर्मी चीफ, तो आपको फिर समझना चाहिए कि आमने सामने वैसे लड़ लें। अभी एटम बम की धमकी देना, एटम बम के बाद में क्या होगा, बम गिरने के बाद क्या होगा, लेकिन इतना दिमाग तो लगता नहीं वहाँ ठीक पर है, किसी के पास है। तो अंकुर जी। उसके बारे में तो सोचना चाहिए कि अगर वहाँ पर इतनी पॉपुलेशन पूरे साउथ एशिया में अगर इसका शिकार होंगी एटम बम का, तो कितने बुरे हालात पैदा होंगे। तो मुझे लगता है कि इनको सोचना चाहिए इन बातों को। और अब मुद्दा तो ये था कि पाकिस्तान को पहले ये हरकत नहीं करनी चाहिए थी, बार बार आतंकवाद की। लेकिन अब जब चूंकि भारत ने एक पोजीशन ली है कि भाई हम अटैक कर सकते हैं, मिलिट्री ऑप्शन भी है हमारे पास, डिप्लोमेटिक जितने भी स्टेप्स हो सकते थे वो सब उठाए हैं, तो नाउ अब पाकिस्तान के एक तरह से पाले में गेंद है कि वो अपनी गलती या तो मान ले कि हाँ ठीक है, स्टेट एक्टर्स या नॉन स्टेट एक्टर जिसने भी ये काम किया है उसको भारत को सौंपे खुद। लेकिन अब सवाल ये भी है कि खुद आर्मी चीफ ही इसमें शामिल है। DGISI को बोला होगा आर्मी चीफ ने कि जाओ ये सब कर दो, तो बड़ी बुरे हालात हैं। अगर कहीं का जो आर्मी चीफ है जनरल मुनीर जैसा कोई इंसान हो, तो उनसे एक्सपेक्टेशन क्या रखी जा सकती है? आप जैसा कि आप कह रहे हैं ना कि भाई ये तो मूर्खों वाली बात है जो कह रहे हैं कि न्यूक्लियर अटैक, लेकिन उनकी मूर्खता पर इतना तो मुझे लगता है आप भी भरोसा कर सकते हैं कि अगर ऐसा करने का उन्होंने सोच लिया कि भाई, तो वो इतना थोड़ा ना सोचेंगे कि आफ्टर इफेक्ट्स इसके क्या होंगे। नहीं, बेसिकली यही प्रॉब्लम है पूरी दुनिया के सामने। अब लोगों को लगता है कि इजराइल ईरान को क्यों नहीं परमाणु बम बनाने दे रहा, अमेरिका ईरान को क्यों नहीं परमाणु बम बनाने दे रहा, क्योंकि जब आप ये सोच लेते हैं कि मुझे तबाही करनी है, अपनी भी करनी है, दूसरे की भी करनी है, तो जब ये मेंटेलिटी होती है तो फिर सवाल उठते हैं। पाकिस्तान को मुझे लगता है कि ये सोचना चाहिए कि ऐसे नौबत क्यों आए। आपने पुलवामा किया, आपने उससे पहले उरी किया, उससे पहले अब ये पहलगाम हुआ, तो ये 3 बड़े बड़े इंसिडेंट हुए। और आपको मालूम था कि इंडिया की अब पॉलिसी ये है कि अगर कोई इस तरह की टेररिस्ट अटैक होगा तो इंडिया विल रेस्पोंड। तो आपको सोचना चाहिए था कि इसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे। तो मैं बहुत सारे इस तरह जो आपने देखा, मैंने भी ट्विटर पे, एक्स पे बहुत सारे बयान देखे हैं फौजी जर्नल्स के, जो जर्नल हैं वहाँ के पाकिस्तान के, वो ऐसी लंबी लंबी छोटी छोटी बातें कर रहे हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, हम पाकिस्तान फर्स्ट यूज़ कर दे तो न्यूक्लियर अटैक का तो क्या होगा। भाई आप करेंगे तो बाकी क्या, हम क्या, मतलब क्या करेंगे? हम इंडिया भी तो करेगा, तो फिर क्या होगा? पूरी तबाही जो मचेगी उसका जिम्मेदार कौन होगा? ये अभी हिंदुस्तान को समझ रहे हैं कि अगर वो कुछ भी कर देंगे तो हिंदुस्तान चुप करके बैठा रहेगा, लेकिन ऐसा होने वाला है नहीं, क्योंकि जिस तरीके से हिंदुस्तान में मीटिंग्स का दौर चल रहा है लगातार, बड़े बड़े अफसरों के साथ और आर्मी चीफ्स के साथ जिस तरीके से मीटिंग्स चल रही है भारत सरकार की, क्या लग रहा है आपको कि थल, जल और वायु, ये तीनों तरीके से क्या हिंदुस्तान इस वक्त उस पोजीशन में है कि स्ट्राइक कर दे, या क्या स्ट्रैटेजी आपको लगता है कि हिंदुस्तान की तरफ से इस वक्त उठाई जा सकती है, अपनाई जा सकती है? देखिए, मिलिट्री ऑप्शन तो है, मैं इससे इनकार नहीं कर सकता। मिलिट्री ऑप्शन होगा, कब होगा मुझे नहीं मालूम, बट मे भी जैसा मेरा अंदाजा है 10 से 12 दिन में हो सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि इस बार नेवी का भी यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान पे दबाव बनाने के लिए INS विक्रांत जो है वो अरेबियन सी में की तरफ हैं, जैसे खबरें आ रही हैं। दूसरी बात यह है कि आज मैंने एक्स पे कुछ वीडियो भी देखे, पाकिस्तान की तरफ से भी आ रहा है कि पाकिस्तान अपनी आर्मी का जो मूवमेंट है वो बॉर्डर की तरफ कर रहा है, वेस्टर्न बॉर्डर की तरफ। हालांकि पाकिस्तान के लिए दिक्कत है, इस बार दिक्कत ये है कि जो ईस्टर्न बॉर्डर है वहाँ पे उसको बलूचिस्तान में BLA, TTP, तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, और तालिबान, इन तीनों से जूझना पड़ रहा है। और जो वेस्टर्न बॉर्डर है, वेस्टर्न बॉर्डर में उसको फिर अब इंडियन आर्मी से जूझना पड़ेगा। तो पाकिस्तान के लिए जो बार बार न्यूक्लियर की धमकी दे रहे हैं, उस धमकी का पीछे की कहानी यही है कि पाकिस्तान की आर्मी दोनों साइड से फंसी है। एक साइड से बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, TLP है, और दूसरी तरफ इंडियन आर्मी है।
तो नाउ पाकिस्तान को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे कितनी फ़ौज ईस्टर्न बॉर्डर पे लगानी है, कितनी फ़ौज वेस्टर्न बॉर्डर पे लगानी है, और इसी बीच में अब उसको समझ में नहीं आ रहा कि करना क्या है। तो फिर वो लास्ट ऑप्शन जो बचता है कि मैं न्यूक्लियर बम चला दूंगा। हाँ, तो वो यही बार बार इसी बात का जिक्र कर देते हैं कि न्यूक्लियर बम चला देंगे। अच्छा, हिंदुस्तान की तरफ से वो टारगेट एरियाज क्या हो सकते हैं पाकिस्तान? देखिए, ये तो सरकार को पता होगा, मुझे भी नहीं पता नहीं, होगा। लेकिन एक जनरल डिस्कशन अगर हाँ, हम एक करें जनरल तो? डिस्कशन जो चल रहा है आमतौर कि शायद इस बार पीओके में और कुछ, मुझे भी इस बात का आशंका है, मैंने कल एक वीडियो में बोला था कि शायद बहावलपुर में जो जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर है, ये मेरा अपना जम्पशन है, क्योंकि जो वो तो सरकारी डिसाइड हाँ। करेगी, तो वहाँ अटैक हो सकते हैं। लेकिन अच्छा, एक सवाल जो अमूमन लोग भी ऐसे ही बात करते करते पूछ लेते हैं कि जिस भी बेस कैंप पर अटैक करने का की कोशिश की जाएगी या टारगेट किया जाएगा, अब ऐसा तो है नहीं कि वहाँ पर छुप के बैठे होंगे, तो उनको भी तो इधर उधर करने की पूरी कोशिश वहाँ की जो लोग हैं वो भी कर रहे होंगे, वहाँ की सेना भी कर रही होगी, वहाँ की सरकार भी कर रही होगी। तो ये टाइमिंग और जो इंटेलिजेंस है वो बहुत मैटर रखती है इसमें। बिल्कुल, देखिए, इसमें टाइमिंग का भी महत्व है, सरकार के डिसीजन मेकिंग का भी महत्व है, उसको करना क्या है। हम आप रोज डिस्कस कर सकते हैं कि कहाँ होगा, यहाँ होगा, वहाँ होगा, पर इट डजंट मैटर, इसका कोई मतलब नहीं है। हाँ। सवाल ये है कि जब गवर्नमेंट को, इंटेलिजेंस को ये लगेगा कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर पोजीशन में इतने लोग टेररिस्ट हैं, इतने लोग बैठे हैं, इतने लोग यहाँ रोज रहते हैं, हाँ। और ये वही लोग हैं जिन्होंने बार बार टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, वो आते हैं, तो देन दे विल चूज ए टारगेट, देन दे विल अटैक ऑन। लेकिन होगा जरूर, ऐसा लग रहा है। बिल्कुल, ये तो इमिनेंट है, मतलब ये तो ऑब्वियसली होगा। ये 10 से 12 दिन लग सकते हैं, या ज़्यादा ज़्यादा 2 हफ्ते। अच्छा अंकुर जी, एक आखिरी सवाल जो मैं करना चाहूँगी शिमला समझौते को लेकर, जिस बारे में हमने कल भी डिस्कस किया था, इसके बारे में मैं कुछ ऐसे तस्वीरें और वीडियोस देख रही थी जिसमें पाकिस्तान के लोग खुद ही ये कह रहे हैं कि शिमला समझौता को रद्द करके ये तो पाकिस्तान ने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार दी। हाँ, इसका वैसे कोई मतलब नहीं रह गया था। शिमला समझौते का मैं क्या था, बेसिकली ये था कि आपकी जो पोजीशंस हैं वो हैं, हमारी पोजीशन ये रहेगी, हम कोई भी इश्यूज़ को, बायलैटरल इश्यूज़ को आपस में मिल के डिस्कस करेंगे, कोई थर्ड पार्टी नहीं होगी। प्लस जो एलओसी है, एलओसी को हम एलओसी मानेंगे, लाइन ऑफ कंट्रोल, आप आगे नहीं बढ़ेंगे और हम भी आपके साइड में नहीं आएंगे। तो ये सब हुआ था। कुछ मैप्स भी एक्सचेंज हुए थे, जो उधर के गुजरात के थे, कच्छ के थे, कि ये इलाका हमारा है, ये आपका है, ये ऐसे ऐसे करके हुआ। तो अब लेकिन उसका कोई महत्व नहीं रह गया। शिमला समझौते के बाद आपने करगिल किया, करगिल में लड़ाई हुई, उसके बाद और भी बहुत मसले हैं, मुंबई में आपने अटैक किया, आपने कहाँ माना, आपने कहाँ डिस्कस, आपने डिस्कस नहीं किया कुछ कि हाँ हमारे कुछ इश्यूज़ हैं। कश्मीर आप कहते हैं, कश्मीर के अलावा बहुत मुद्दे थे, कश्मीर भी डिस्कस कर सकते थे, इंक्लूडिंग भारत हमेशा यही कहता था कि पहले आप बाकी मुद्दे सोल्व कीजिए, हम कश्मीर भी डिस्कस कर लेंगे 1 by 1 अगर आपको लगता है तो। बट पाकिस्तान हमेशा यही कहता था कि कश्मीर सबसे पहले डिस्कस करेंगे। कश्मीर इज ए जगलर वेन, है ना। जगलर वेन के चक्कर में बिल्कुल, ये पूरा मुल्क, मैं क्या बताऊं कि 1947 से ये इनका जो ऑब्सेशन है कश्मीर को लेके, और वो जो ऑब्सेशन ऐसा है कि वो आज तक ख़त्म नहीं हुआ। जितने भी जनरल आए, मुशर्रफ आए, जियाउल हक आए, अयूब खान आए, और अब ये आसिम मुनीर आए, इससे पहले बाजवा आए, इससे पहले कियानी आए, सबका ऑब्सेशन कश्मीर था। और कश्मीर का एक ऐसा चूरन इन्होंने बांटा है अपनी आवाम को कि वो बार बार वही चूरन दिया जाता है कि देखो जी हमने कश्मीर लेना है, 4 जंगें भी कर ली हमने इंडिया के साथ, उसके बाद भी कुछ मसला हल नहीं हुआ। तो ये चूरन बेचता रहेगा पाकिस्तान, और मसला कश्मीर तो कभी मिलने वाला है नहीं, कश्मीर कभी मिलने वाला भी नहीं है, इनके ख्वाबों में भी नहीं आएगा। उसकी वजह ये है कि आप अपना, अब वॉरफेयर जब होता है, जब लड़ाई होती है, वो मिलिट्रीली नहीं होती, वो इकोनॉमिकली भी होती है। किसी भी लड़ाई में कौन सा मुल्क कितने लंबे टाइम तक सस्टेन करता है, और ये तो पहले से ही ऐसा मुल्क है जो भुखमरी से मर रहा है। बिल्कुल, आप 2 साल पहले डिफॉल्ट पे था पाकिस्तान। तो आपको समझना चाहिए कि कोई भी मुल्क जब किसी मुल्क के साथ लड़ता है तो कितने दिन तक सस्टेन करता है, वो भी इम्पोर्टेंट होता है। तो ये सब तमाम बातें, इनके जो सपने हैं, जो चूरन बेचा जाता है पाकिस्तान में कश्मीर का, वो आज भी बेचा जा रहा है। और मुझे उम्मीद है कोई स्टैंड में कोई तब्दीली नहीं है, वो आगे बेचा जाएगा। ठीक है।
यानी कि कुल मिलाकर भारत सरकार का स्टैंड क्लियर है, स्ट्राइक तो होगी ही, लेकिन क्या वो प्लान्स हो सकते हैं, इसको हम बैठकर सिर्फ डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन जब होगा वो आपके सामने होगा, वो हमारे सामने होगा। पाकिस्तान की गिदड़ भभकियों से हिंदुस्तान डरने वाला नहीं है। इस बार हिंदुस्तान जवाब देकर रहेगा। कुल मिलाकर सार यही है। आज के इस वीडियो में इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।